हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर कैसे बना, कैसे फैला और कैसे एक समय में दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक बना। हम समझेंगे उनकी पॉलिटिक्स, उनका सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमी और कल्चर, और जानेंगे कि एक एम्पायर कैसे 3 कॉन्टिनेंट तक अपना राज्य चलाया और कैसे उनके निशान आज भी हिस्ट्री में जिंदा हैं। हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल एंड एनिमेशन की मदद से आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7th सेंचुरी बीसी के बीच यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट एशिया के एरिया में दो पावरफुल एम्पायर्स रूल करते थे, रोमन एंड ईरानियन। रोमन एम्पायर वेस्ट के एरिया में फैला था और ईरानियन एम्पायर ईस्ट के एरिया में। इन दोनों एम्पायर का एरिया अलग होने के बावजूद भी इन दोनों में आपस में बनती नहीं थी और ये अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस मैप को ध्यान से देखो, येलो कलर का सारा हिस्सा रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। यह एम्पायर अटलांटिक ओशन से शुरू होकर साइरिया और पैलेस्टीन तक फैला हुआ था। इस एम्पायर के मिड में मेडिटेरियन सी थी, जिसे रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता था। दोस्तों, अगर हमें रोमन एम्पायर के बारे में जानना है तो हमें उसके पीछे छुपे हिस्टोरिकल सोर्सेज को समझना होगा। तो हमारे पास रोमन एम्पायर के बारे में जानने के लिए मेनली 3 प्रकार के सोर्सेस है जो हिस्ट्रियंस को रोमन एम्पायर के साइड से मिले थे। नंबर 1, टेक्सुअल सोर्सेस। ये वे सोर्सेस हैं जो लिखित रूप में मिलते हैं, जैसे कि एनाल्स, लेटर्स, स्पीच, sermons एंड लॉज। ये सारी चीजें उस समय के लोगों द्वारा लिखी गई होती थी। इससे हमें उस दौर की सोच, संस्कृति और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जानकारी मिलती है। सेकेंड है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। इस कैटेगरी में आते हैं इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे लिखे जाते थे, एंड पिपराई यानी पीपरस पर लिखे दस्तावेज। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे ये पिपायरस क्या होता है। तो पिपायरस एक तरह का प्लांट होता था जो नील नदी के किनारे उगता था। इसका इस्तेमाल लोग राइटिंग मटेरियल बनाने के लिए किया करते थे, और इन पेपायरस को पढ़ने वाले जो एक्सपर्ट्स होते थे उन्हें कहते थे पेप्रोलॉजिस्ट। थर्ड है मटेरियल रिमेन्स। ये वे चीजें होती हैं जो आर्कियोलॉजिस्टों को एग्जीबिशन यानी खुदाई के दौरान मिलती हैं, जैसा कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पोट्री, कॉइन्स, मोज़ेक एंड लैंडस्केप्स। इन सभी चीज़ों से हमें रोमन सोसाइटी की डेली लाइफ, आर्किटेक्चर और इकोनॉमिक कंडीशन का ही पता चलता है। नेक्स्ट, तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक द अर्ली एम्पायर को। रोमन एम्पायर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, अर्ली एम्पायर यानी 27 बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी तक का टाइम पीरियड, एंड दूसरा लेट एम्पायर यानी 3rd सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड। 3rd सेंचुरी को एक ऐतिहासिक बदलाव यानी हिस्टोरिकल वाटर सेट की तरह देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समय 3rd सेंचुरी तक का था वह अर्ली एम्पायर कहलाता है, और उसके बाद का समय लेट एम्पायर। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम 27 बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड में क्या कुछ रोमन एम्पायर के अंदर हुआ था उसी के बारे में पढ़ेंगे। यह जो अर्ली एम्पायर का टाइम पीरियड था, इस समय दो सुपर पावर थे, एक रोम और दूसरा ईरान। ईरानियन एम्पायर जिसमें दो डायनेस्टीज ने रूल किया, पहले पार्थेनियंस और बाद में सासेनियंस। ये ईरानियन एम्पायर जहां रूल करती थी उसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ईरानियन ही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ रोमन एम्पायर कल्चरली बहुत डाइवर्स था, यानी अलग अलग कम्युनिटीज एंड कल्चर्स के लोग रोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। रोमन एम्पायर में बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी, लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल वेस्ट के एरिया में रहने वाले लोग करते थे और ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल ईस्ट के एरिया में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन एम्पायर के लिए सारे लोग एक समान थे, चाहे वो किसी भाषा या जगह से आते हो। अगस्टस रोम का पहला एम्परर यानी सम्राट बनता है, जिसने 2700 बीसी में एक नई पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत करी जिसे कहा गया प्रिंसिपेट। अगस्टस एक सोल रूलर था, मींस जो रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी थी वो अगस्टस के पास थी, लेकिन वह खुद को लीडिंग सिटीजन यानी प्रिंसिप कहलाना पसंद करता था।
यानी ऐसा दर्शाया जाता था कि असली सत्ता सीनेट के पास है, ना कि अगस्तस के। लेकिन असल में पावर अगस्तस के ही पास थी। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि सीनेट, जो पहले रिपब्लिक के समय पावर में था, उसको सम्मान दिया जाए और एरिस्टोक्रेसी यानी जो वेल्दी रोमन फैमिलीज हैं उनका सपोर्ट बना रहे। इसलिए अगस्तस ने इस तरह के सिस्टम की शुरुआत की थी। सीनेट के साथ जो एम्परर अच्छा व्यवहार करते थे उन्हें अच्छा रूलर माना जाता था, और जो एम्परर सीनेट के खिलाफ जाता था उसे सीनेट क्रूअल एंड ब्रूटल साबित कर देती थी। और इसी के कारण एम्परर को सीनेट के साथ तालमेल मिलाकर चलना पड़ता था। रोमन एम्पायर की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी उसकी आर्मी, जिसे बैकबोन ऑफ द एम्पायर कहा जाता था। रोमन एम्पायर में थी एक पेड प्रोफेशनल आर्मी। ऐसा नहीं कि वहां के लोगों को जबरन पकड़कर आर्मी में भर्ती किया गया हो। रोमन एम्पायर की आर्मी में जो भी सोल्जर्स होते थे उन्हें कम से कम 25 साल की सर्विस देनी होती थी। यह रोमन एम्पायर का एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर था। रोमन एम्पायर की आर्मी में 4th सेंचुरी के आसपास लगभग 6 लाख सोल्जर्स थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रोमन एम्पायर के अंदर इन सोल्जर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये सोल्जर्स भी हमेशा एम्परर से बेटर सैलरी एंड सर्विस कंडीशन की डिमांड करते रहते थे। रोमन आर्मी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जानी जाती थी, कई बार वही आर्मी म्यूटनी यानी बगावत भी कर देती थी। और यह बगावत तब होती थी जब सोल्जर्स को लगता था कि उनके जनरल्स या यहाँ तक कि एम्परर ने उन्हें धोखा दिया है। यानी जो आर्मी एम्पायर की ताकत थी वही कई बार उनके लिए खतरा भी बन जाती थी अगर उनसे सही व्यवहार ना हो। जो सीनेटर क्लास थी उन्होंने आर्मी को एक खतरनाक ताकत के रूप में बताया, क्योंकि आर्मी कभी भी अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस क्रिएट कर देती थी। और 3rd सेंचुरी के समय पर जब टैक्सेस बढ़ रहे थे तब आर्मी को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए सीनेट को आर्मी से डर लगता था, और शायद यह डर सही भी था। यदि हम रोमन एम्पायर की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझें तो 3 मेजर प्लेयर्स, एम्परर, एरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी का बैलेंस ही तय करता था कि एम्पायर के अंदर शांति होगी या फिर सिविल वॉर। रोमन एम्पायर के अंदर एम्परर की जो पावर थी वह आर्मी पे डिपेंड करती थी। एम्परर चाहे जितना भी पावरफुल हो, अगर उसके पास आर्मी का कंट्रोल ना हो तो उसकी सत्ता कमजोर थी। क्योंकि जब भी आर्मी के बीच मतभेद होते थे या वह आपस में बढ़ जाती थी तो एम्पायर के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती थी। और कुछ ऐसा ही हुआ था 69 सीई में, जब एक साल के अंदर 4 एम्परर्स चेंज हुए थे। रोम में जो सत्ता का उत्तराधिकारी यानी सक्सेशन होता था वह मोस्टली या तो फैमिली डिसेंट से होता था या फिर अडेप्टेशन से, मतलब जिसे राजा ने अडॉप्ट किया है वह आगे चलकर स्टेट का एम्परर बनता था। एग्जाम्पल टाइबेरियस, जो रोम के अंदर दूसरा सबसे लंबे समय तक राज करने वाला एम्परर था, जिसे अगस्तस ने अडॉप्ट किया था। मतलब टाइबेरियस अगस्तस का असली बेटा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी अगस्तस ने टाइबेरियस को स्मूथली सत्ता सौंप दी थी। अर्ली एम्पायर के पहले 2 सेंचुरीज में एक्सटर्नल वॉर्स यानी बाहरी युद्ध बहुत ही कम हुए। इसके पीछे का रीजन था अगस्तस से जो एम्परर टाइबेरियस को मिला था वह ऑलरेडी इतना बड़ा था कि एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं बची थी। और इसीलिए इस टाइम पीरियड को कहा जाता था ऑगस्टन एज ऑफ पीस, क्योंकि कई सालों की लड़ाई के बाद यह इंटरनल पीस का टाइम आया था, जिसके दौरान एम्पायर के अंदर सब कुछ कंट्रोल और स्टेबल लगने लगा था। लेकिन ट्रेजन नाम के एम्परर ने यूफ्रेट के पास ईस्ट में एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन चलाया 113 टू 117 सी के बीच में। लेकिन ये कैंपेन कामयाब नहीं हो पाया और इसके बाद इस रीजन को छोड़ दिया गया। यानी धीरे धीरे रोमन एम्पायर एक्सपेंशन से हटकर अब कंट्रोल और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे जैसे रोमन एम्पायर ग्रो करता गया उसके अंदर जो टेरिटरीज थी उस पर केवल अपना इन्फ्लुएंस नहीं बनाया, बल्कि उन्हें सीधा अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। यानी वो राजाओं को धीरे धीरे हटा देते थे और सीधा अपना प्रशासन बैठा देते थे। रोमन एम्पायर सिर्फ अपनी टेरिटरी नहीं बल्कि वेल्थ और रेवेन्यू को भी इसी प्रकार से बढ़ा रहा था। एग्जाम्पल, हिरोड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी जो हर साल 5.4 मिलियन डेनारी देती थी रोमन एम्पायर को, यानी जो बराबर था करीब 1.25 लाख केजी गोल्ड के।
रोमन एम्पायर का चांदी का सिक्का भी था जिसे डेनरस कहते थे, जो लगभग 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर का होता था। रोमन एम्पायर के कंट्रोल में जितनी भी टेरिटरीज थी उसे उन्होंने प्रोविंसेस बना दिया था, लेकिन इटली को छोड़कर। इटली को अलग स्टेटस मिला हुआ था, उसे टैक्स नहीं देना पड़ता था बल्कि सारी जगहों को टैक्स देना पड़ता था। और यहीं से आता था एम्पायर का बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का। अब रोमन एम्पायर इतना बड़ा हो गया था जो स्कॉटलैंड से लेकर आर्मीनिया और सहारा के डेजर्ट से लेकर यूफ्रेट्स रिवर तक फैला हुआ था, जिसकी पॉपुलेशन करीबन 6 करोड़ थी, जिन्हें एक ही एम्परर और एक ही सिस्टम चला रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी टेरिटरी और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाले एम्पायर को कैसे चलाया जा रहा था? तो इसका जवाब है अर्बनाइजेशन, यानी शहरों का जाल। बड़े शहर जैसे कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंथियोक, ये सभी शहर केवल ट्रेड के सेंटर नहीं थे बल्कि एम्पायर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन का भी काम करते थे। और इसी के हेल्प से रोमन एम्पायर इतनी बड़ी टेरिटरी एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पा रहा था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो लोकल रिच यानी अपर क्लास थी, वे लोग रोम के साथ मिलकर काम करते थे। वो खुद ही अपने एरिया का टैक्स कलेक्ट करते थे और एम्पायर के लिए गवर्नमेंट मैनेज का भी काम करते थे। इसी टाइम पीरियड में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ। जो पावर इटली के पास थी वह प्रोविंशियल एलिट के पास चली गई, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर लोग प्रोविंसेस से आते थे और वही आर्मी में टॉप कमांडर भी बनते थे। इस सिस्टम को एम्परर गैलिनस ने और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने सीनेटर्स को आर्मी से बाहर कर दिया, यानी अब सीनेटर्स को ना तो सेना में लीडरशिप मिलती थी और ना ही एसएस। इन सभी कामों के करने के पीछे का रीजन था रोमन एम्पायर की सत्ता पर कोई पुराना एलिट क्लास कंट्रोल ना कर सके। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अर्ली एम्पायर के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी में आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर लोग अब प्रोविंसेस से आने लगे थे। सिटीजनशिप अब इटली तक सीमित नहीं थी बल्कि प्रोविंसेस के लोग भी एम्पायर का हिस्सा बनकर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को संभाल रहे थे। लेकिन फिर भी थर्ड सेंचुरी तक इटली के लोग सीनेट में डोमिनेट करते रहे, यानी सत्ता धीरे धीरे ट्रांसफर तो हो रही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं। और इन्हीं चेंजेस के कारण जो इटली का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था वह कम होने लगा और उसकी जगह ले रहे थे नए लोग जो आते थे स्पेन, अफ्रीका और ईस्टर्न मेडिटेरियन से। अब एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रोम से नहीं बल्कि एम्पायर के अलग अलग हिस्सों से चलने लगा था। रोमन एम्पायर में सिटी का मतलब होता था एक पूरा सिस्टम जिसके अंदर आते थे मैजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल और एक डिफाइंड टेरिटरी जिसके अंदर होते थे छोटे छोटे गांव। रोमन एम्पायर के अंदर सिटी में रहने के बहुत से फायदे थे, जैसे ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा सोर्सेस और यदि कोई संकट आ जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा सपोर्ट। रोमन सिटीज की एक खास बात और भी थी, यहाँ पर पब्लिक बाथ थे जिसे कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता था और इसके पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता था। रोमन एम्पायर की जो अर्बन लाइफ थी वह केवल कामकाज और रूल से नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट से भी भरपूर थी। एक कैलेंडर के अनुसार एक साल में लगभग 176 दिन डेडिकेटेड होते थे इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे नाटक, खेल और युद्ध के जो प्रैक्टिसेस होती थी वो आम जनता को देखने के लिए भी। तो इस टॉपिक में हमने समझा रोमन एम्पायर के अर्ली टाइम पीरियड के बारे में। आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस को। अगर हम रोमन एम्पायर के फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी को देखें तो यह समय था पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। लेकिन जैसे हम थर्ड सेंचुरी में पहुंचते हैं यानी 230 सीई के आसपास, तो एम्पायर के अंदर आने लगती है इंटरनल स्ट्रेन यानी अंदरूनी तनाव। 225 सीई में ईरान के अंदर एक बहुत ही एग्रेसिव डायनेस्टी उभर कर आती है जो खुद को सासेनियंस कहते हैं। ये लोग देखते ही देखते यूफ्रेट नदी के आसपास तेजी से फैलने लगते हैं और इसी दौरान शाहपुर फर्स्ट जो एक ईरानियन रूलर था उसने दावा किया कि उसने रोमन आर्मी के 60,000 सैनिकों को हरा दिया है और रोम की ईस्टर्न कैपिटल एंटीहोक को भी जीत लिया है। उधर दूसरी ओर यूरोप की तरफ से भी हालात बिगड़ने लगते हैं। जर्मनी की तरफ से कई ट्राइबल कॉन्फेडरेशंस जैसा कि अल्मनी, फ्रैंक्स और घोष लगातार राइन और डॉब फ्रंटियर की तरफ बढ़ने लगते हैं
और साल 233 से 280 ईस्वी के आसपास इन ट्राइब्स ने बार बार रोम की सीमाओं पर अटैक किया। इन ट्राइबल्स के अटैक के कारण रोमन एम्पायर की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कई बार अपनी टेरिटरीज को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो बार बार इन ट्राइब्स, जिन्हें वे बारबेरियंस कहते थे, इनके हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। और इसी समय पर एक और बड़ी क्राइसिस देखने को मिली, जो थी कि एम्परर्स की लगातार बदलती हुई लीडरशिप। सोचिए, सिर्फ 50 सालों में रोमन एम्पायर के अंदर 25 एम्परर्स बदले गए थे, यानी लगभग हर 2 साल में एक नया एम्परर, जो कि यह बात साफ तौर पर इशारा करती थी कि रोमन एम्पायर के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसे 3rd सेंचुरी में रोमन एम्पायर फेस कर रहा था। आइए चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जेंडर, लिटरेसी और कल्चर को। रोमन सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बहुत ही कॉमन था। एडल्ट सन यानी जो बड़ा बेटा होता था, वह अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, बल्कि अलग से हाउस होल्ड बनाते थे। वहीं दूसरी ओर स्लेव्स को भी फैमिली का हिस्सा माना जाता था। लेट रिपब्लिक यानी 1st सेंचुरी बीसी तक आते आते एक टिपिकल रोमन शादी कुछ इस प्रकार से होती थी, जिसमें वाइफ को अपने पति के घर में रहना पड़ता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वाइफ अब भी अपने मायके की प्रॉपर्टी की लीगल मालकिन बनी रहती थी, यानी शादी के बाद भी महिला पर उसके पति का पूरा अधिकार नहीं होता था, बल्कि वो अपने प्रॉपर्टी की इंडिपेंडेंट मालकिन होती थी। रोमन लॉ के अंदर महिलाओं को काफी लीगल राइट्स भी मिले थे, जैसा कि प्रॉपर्टी को ऑन करना, उसे मैनेज करना और फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। यहाँ तक कि अगर शादी में कोई समस्या हो तो डाइवोर्स लेना भी इजी था। बस हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को शादी तोड़ने की इच्छा जतानी होती थी। अब अगर मैरिज एज की बात करें तो लड़कियों की शादी अक्सर टीन एज में कर दी जाती थी, वहीं लड़कों की शादी लेट 20s और अर्ली 30s में होती थी, जिसके कारण हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एज गैप बना रहता था और इसी से एक अनइक्वल रिलेशनशिप भी बनती थी। और इन्हीं के कारण जो वाइफ होती थी वह अपने हस्बैंड के द्वारा डोमिनेट की जाती थी। इस बात को ऑगस्टिनस ने भी बताया, जो कि एक बहुत ही फेमस कैथलिक बिशप थे। उन्होंने खुद बताया कि उनके पिता उनकी मां के साथ रोजाना मारपीट करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं लिटरेसी की। तो आप सोच रहे होंगे उस जमाने में कितने ही लोग लिखते पढ़ते होंगे। तो रोमन एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में लिटरेसी का लेवल अलग अलग था। जैसे पोम्पई जो इटली में था, वहां की गलियों की दीवारों पर हमें आज भी ग्रेफिटी यानी सामान्य लोगों की लिखी बातें देखने को मिलती हैं, जो ये दिखाता है कि वहाँ के आम लोग भी लिखने पढ़ने में माहिर थे। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट में हालात थोड़े अलग थे। वहाँ ज्यादातर पढ़ा लिखा वर्ग स्क्राइब्स यानी प्रोफेशनल राइटर्स होते थे, जिनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे। चलिए अब बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की। रोमन एम्पायर सिर्फ एक कल्चर वाला एम्पायर नहीं था, बल्कि एक मल्टी कल्चर और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी थी। एम्पायर के अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन्स और कस्टम्स थे। जैसे आर्मेक, जिसे वेस्ट एशिया और यूफ्रेट्स के आसपास के एरिया में बोली जाती थी। कॉप्टिक इजिप्ट में बोली जाती थी। पुनिक और बेरबेरी नॉर्थ अफ्रीका। कैल्टिक स्पेन और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं थी। और लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादातर राइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए किया जाता था। इनमें से बहुत सी लैंग्वेज ऐसी थी जो सिर्फ ओरल थी, उनकी कोई लिखावट नहीं थी। इस टॉपिक में हमने जाना रोमन एम्पायर की सोसाइटी, कल्चर और लिटरेसी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में। रोमन एम्पायर में हार्बर्स, माइंस, ब्रिकयार्ड्स, ऑयल फैक्ट्री जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पावरफुल नेटवर्क था। एम्पायर के अंदर वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल जैसे सामानों का बड़ा ट्रेड होता था। जैसे स्पेन से ऑलिव ऑयल और वाइन, गाउल यानी फ्रांस से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड इजिप्ट से ग्रेन्स। लिक्विड चीजों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक खास तरह का कंटेनर यूज होता था, जिसे कहते थे एम्फोरे। आर्कियोलॉजिस्ट को रोम के मोंटे टेस्टासियो हिल्स पर ऐसे ही कंटेनर के 5 मिलियन से ज्यादा टुकड़े मिले। तो आप सोच सकते हैं कितने मैसिव लेवल पर यह ट्रेड हो रहा होगा। इन टुकड़ों की हेल्प से आर्कियोलॉजिस्ट ने कंटेनर के शेप को रिकंस्ट्रक्ट किया और पता लगाया कौन सा कंटेनर कहाँ गया, क्या उसमें भरा था और वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल है स्पेनिश ऑलिव ऑयल का। इसे जिस कंटेनर में लाया जाता था उसे कहा जाता था ड्रेसर 20।
ये जो नाम है ड्रेसर 20, ये नाम उस आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर पड़ा है जिसने इसे पहली बार क्लासिफाई किया था। अब अगर ड्रेसर 20 एम्फोरा पूरे मेडिटेरियन में मिलते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल ने पूरे मार्केट में अपना दबदबा बना लिया था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से यह भी पता चलता है कि स्पेनिश प्रोडक्ट ने इटालियन मार्केट तक को पीछे छोड़ दिया था। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि स्पेन के बड़े बड़े लैंड ओनर ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का ऑलिव ऑयल कम प्राइस पर बेचते थे। और इसीलिए पूरे एम्पायर में स्पेनिश ऑलिव ऑयल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। रोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि हर रीजन की अपनी एक अलग इकोनॉमिक आइडेंटिटी थी। यहाँ पर लोग अलग अलग क्षेत्र में एक दूसरे से कॉम्पिटिट भी करते थे, जैसे कौन ज़्यादा बेहतर माल बना रहा है और कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा मार्केट है। जैसे स्पेन ने जब ऑलिव ऑयल के मार्केट पर अपनी पकड़ बनाई, तो उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका के प्रोड्यूसर ने भी प्रोडक्शन बढ़ाया और थर्ड फोर्थ सेंचुरी आते तक पूरे मार्केट में छा गए। लेकिन कुछ ही समय के बाद एक बड़ा बदलाव होता है और 425 के आसपास जो ईस्ट का डोमिनेंस है वो मार्केट में बढ़ने लगता है। जैसे अजियन रीजन, एशिया माइनर यानी आज का टर्की, साइरिया और पैलेस्टीन। और फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी तक ये सारे मार्केट के मेन प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और अब यहीं से वाइन और ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट होने लगता है और धीरे धीरे अफ्रीका के कंटेनर मेडिटेरियन मार्केट से गायब हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रोमन एम्पायर की फर्टाइल और रिच रीजन्स की। रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे हिस्से थे जो बहुत ही प्रॉस्पेरस एंड फेमस थे, जैसे कैंपेनिया इन इटली जो जाना जाता था अपनी वाइन के लिए, सिसिली और फ्यूमिन इन इजिप्ट जो जाना जाता था वीट के लिए, और साउदर्न स्पेन का बायटिका जो जाना जाता था ऑलिव ऑयल के लिए। इन सभी रीजन्स को एंशियंट राइटर्स जैसे स्टारबो और प्लिनी ने रोमन एम्पायर का सबसे रिच पार्ट बताया। जोसीफस ने लिखा, गैल्गी की जमीन इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि इसके 1 इंच में भी कल्टीवेशन की जा चुकी है। स्पेन के क्वाडलकीवियर रिवर के किनारे बसे थे बड़े बड़े ऑलिव ऑयल के स्टेट्स जिन्हें कहा जाता था फुंडो। यह तो हमने देखा रोमन एम्पायर के अंदर कुछ हिस्से बहुत ही ज्यादा डेवलप और बहुत ही ज्यादा फेमस थे। लेकिन एम्पायर के अंदर कुछ हिस्से ऐसे भी थे जो उतने डेवलप नहीं थे, जैसे नुमेडिया यानी आज का मॉडर्न अल्जीरिया। यहाँ के लोग सेमी नोमेडिक थे। ये लोग अक्सर एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, अपने साथ गोले जैसा एक घर लेकर। स्पेन का नॉर्दर्न हिस्सा भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं था और यहाँ पर ज्यादातर केल्टिक स्पीकिंग के लोग रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें कैस्टाला कहा जाता था। तो इन बातों से हमें यही पता चलता है कि रोमन एम्पायर के अंदर भी हर जगह एक जैसी कंडीशन नहीं थी। तो चलिए अब बात करते हैं एम्पायर के टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की। कई बार क्या होता है, हम एंशियंट वर्ल्ड को बैकवर्ड मान लेते हैं कि पुराना समय है, उस टाइम पर क्या ही टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। रोमन एम्पायर के पास थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी और हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी जो स्पेशली इस्तेमाल होती थी स्पेन की गोल्ड एंड सिल्वर माइंस में। रोमन एम्पायर का कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और यहाँ पर कॉइन बेस्ड इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा यूज था, जो ये दिखाता है कि रोमन इकोनॉमी कितनी ज़्यादा डेवलप थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन का सेक्शन हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, कंट्रोलिंग वर्कर्स, यानी रोमन एम्पायर के अंदर वर्कर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता था इसके बारे में। रोमन एम्पायर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लेवरी का ट्रेडिशन था। यह ट्रेडिशन बहुत ही पुराना था और डीपली रूटेड भी। यहाँ तक कि जब क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और 4th सेंचुरी में वो स्टेट रिलीजन बनी, तब भी स्लेवरी सिस्टम को लेकर क्रिश्चियनिटी ने कोई भी चैलेंज नहीं किया। रोमन एम्पायर के अंदर स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। एक रोमन एग्रीकल्चरल राइटर ने कहा था, स्लेव को वहां मत लगाओ जहां हेल्थ रिस्क हो। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मालिकों को स्लेव पर दया आती थी, जिसके कारण वे हेल्थ रिस्क वाली जगहों पर स्लेव को नहीं लगाते थे, बल्कि मालिकों को उनके नुकसान का डर सताता था। यदि स्लेव की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो मालिकों का काम रुक जाएगा और उनका भारी नुकसान हो जाएगा। इसी के कारण जो मालिक होते थे उन्हें हेल्थ रिस्क वाली जगहों पर नहीं लगाते थे। 1st सेंचुरी के बाद जब पूरे एम्पायर में पीस स्टेब्लिश हो जाता है, तो वॉरपेयर भी बहुत ही कम हो जाता है। और उसी के साथ एम्पायर के अंदर जो नए स्लेव्स होते हैं उनकी सप्लाई भी बहुत कम हो जाती है। अब रोमन एम्पायर के अंदर लोग स्लेव ब्रीडिंग पर या फिर वैध लेबर यानी जो मजदूरी पर काम करने वाले लेबर्स होते हैं उन्हें काम पर रखने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए वह सस्ता पड़ता था।
अब बात करते हैं एक एक्सपर्ट रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स की जिनका नाम था कोलुमेला, जो स्पेन से थे और इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी में स्लेव्स के बारे में लिखा। इन्होंने लैंड ऑनर से कहा जो टूल्स और स्लेव्स होते हैं उनका एक रिजर्व स्टॉक रखना चाहिए ताकि काम बिना रुके चलते रहे और अगर कोई नुकसान हो तो प्रोडक्शन भी ना रुके। इनका कहना था जो वर्कर्स होते हैं उन पर सुपरविजन यानी निगरानी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वर्कर काम नहीं करेंगे और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कोलुमेला का मानना था जो वर्कर्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे गैंग या टीम में बांट दिया जाए जिससे पता चल पाएगा कौन मेहनत कर रहा है और कौन काम को टाल रहा है। इन्होंने 10 वर्कर की टीम को एक परफेक्ट टीम बताई। एक और राइटर थे जिनका नाम था प्लिनी दी एल्डर, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। इन्होंने स्लेव गैंग सिस्टम को बहुत ही बुरा बताया क्योंकि इसमें स्लेव्स को चैन से बांध कर एक साथ काम करवाया जाता था। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें यह तो पता चलता है कि रोमन एम्पायर के अंदर स्लेव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि रोम के सभी एम्परर स्लेव के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, कि उनसे काम करवा लेते थे और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते थे। लेट फिफ्थ सेंचुरी में रोम के अंदर एक एम्परर हुए जिनका नाम था एनेस्थेसियस, जिन्होंने ईस्टर्न फ्रंटियर पर दारा नाम की सिटी बनाने का डिसाइड किया, जिसके बाद लेबर्स ने 3 से भी कम हफ्तों में इस सिटी को बनाकर तैयार कर दिया और इससे एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वे सभी लेबर्स को बहुत ही अच्छे पैसे देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं सोशल हायरार्की को। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि रोमन एम्पायर की सामाजिक व्यवस्था में कौन से लोग किन लेवल्स पर थे और किसकी सोसाइटी में क्या पोजीशन थी इसके बारे में। जैसा हमारे देश के अंदर सोसाइटी में लोगों को कास्ट के बेस पे डिवाइड किया गया है, ठीक उसी प्रकार से रोम के अंदर भी लोगों को अलग अलग क्लासेस के बेस पर बांटा गया था, जिसमें सबसे ऊपर आते थे सीनेटर्स। इनका लिटरल मतलब होता था फादर्स। ये लोग सबसे पावरफुल लोग होते थे जो सीनेट के मेंबर थे और रोम की हाईएस्ट रूलिंग एलिट में काउंट होते थे। सोसाइटी के अंदर सेकंड नंबर पे आती थी इक्विट्स क्लास। ये लोग बहुत ही वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल होते थे। इस क्लास के अंदर ज़्यादातर लोग आर्मी के ऑफिसर्स, टैक्स कलेक्टर्स या बड़े बिजनेसमैन होते थे। तीसरे नंबर पर आते थे रिस्पेक्टेबल लोग, यानी जो बड़े घराने से थे लेकिन पॉलिटिकल या मिलिट्री पावर में डायरेक्टली नहीं थे। फोर्थ नंबर पे आती थी लोअर क्लास, जिनके पास ना ही पैसा था और ना ही पावर। एंड फिफ्थ नंबर पर आते थे स्लेव, जो सोसाइटी के अंदर सबसे नीचे के लोग माने जाते थे, जो किसी की प्रॉपर्टी होते थे। तो इस टॉपिक में हमने देखा रोमन सोसाइटी किस प्रकार से आज की मॉडर्न सोसाइटी की तरह क्लास में डिवाइड थी, जिसमें कुछ लोग रूल करते थे और कुछ लोग सिर्फ सरवाइव। नेक्स्ट, तो चलिए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक लेट एंटिक्विटी को समझते हैं। तो इस टॉपिक में हम रोमन एम्पायर के लास्ट पेज यानी फोर्थ सेंचुरी से लेकर के सेवन सेंचुरी के बीच क्या कुछ हुआ था उसके बारे में समझेंगे। फोर्थ सेंचुरी से लेकर के सेवन सेंचुरी के बीच रोमन एम्पायर के अंदर बहुत से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस होते हैं और इसी दौरान रोम के अंदर क्रिश्चियनिटी को एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ऑफिशियल रिलीजन भी बना दिया जाता है। रोम के अंदर एक और एम्परर होते हैं जिनका नाम होता है डियोक्लेटियन। ये रोमन एम्पायर में जाने जाते थे अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि इन्होंने रोमन एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा फोर्टिफाइड किया, मतलब बड़ी बड़ी दीवारों की बाउंड्रीज बनाई जिससे दुश्मन से बचा जा सके। साथ ही में एम्पायर की ऐसी टेरिटरी जिससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता था उसे एम्पायर से कट कर दिया। साथ ही में सिविलियन एंड मिलिट्री के कामों को भी अलग अलग किया। इनके बाद नए एम्परर बनते हैं जिनका नाम होता है कॉन्स्टेंटाइन। ये इंट्रोड्यूस करते हैं अपना नया गोल्ड कॉइन जिसका नाम होता है सॉलिडस। यह कॉइन प्योर 4.5 ग्राम गोल्ड का होता है। यह इतना स्ट्रांग होता है कि रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद भी चलता है। इन्होंने एक नई कैपिटल भी स्टैब्लिश की जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी आज का इस्तांबुल और टर्की। इस टाइम पीरियड पर रोमन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता है। यहाँ पर नए तरीके के बिल्डिंग और नए नए स्टाइल के आर्किटेक्चर भी बन जाते हैं। यहाँ पर जो एलिट्स और रिच क्लास होती है वह और भी ज़्यादा वेल्दी हो जाती है। फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी तक रोम एंड ग्रीक के लोग रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा पॉलिथिस्टिक हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस की पूजा करने लगते हैं। इनके वर्शिप में ज़्यादातर शामिल होते हैं रोमन एंड इटालियन गॉड जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा एंड मार्स। ग्रीक एंड ईस्टर्न डायटीज भी थे जिन्हें टेम्पल, श्राइन्स और स्केट प्लेसेस में वर्शिप किया जाता था।
रोमन एम्पायर का ईस्ट और वेस्ट दोनों हिस्सा काफी डिफरेंस के साथ डेवलप हो रहा था। ईस्ट में एम्पायर अब भी यूनाइटेड एंड स्ट्रांग था, लेकिन वहीं वेस्ट में कई जर्मेनिक ट्राइब जैसे गोथ्स, वांडाल्स और लोम्बार्ड ने प्रोविंसेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने 620 में इजिप्टियन जैसे प्रोविंसेस को रिकवर कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अरब इन्वेजन ने ईस्टर्न एम्पायर को भी चैलेंज कर दिया, और इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड के अंदर एक नया पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रक्चर, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप यह चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। यदि चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। और फ्यूचर में ऐसे ही चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।